Hello students, today we will discuss about the methods of determination of configuration of geometrical isomerism. मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपके पास कोई आइसोमर है, ठीक है, आपने उसकी ज्योमेट्री बतानी है कि वो सिस है या ट्रांस है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमिन करोगे कि वेदर इट इज़ ई और जेड, वेदर इट इज़ सिस और ट्रांस, वेदर इट इज़ सिन और एंटी। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब है कि आप बाय द केमिकल रिएक्शंस यू विल डिटरमिन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, आप केमिकल रिएजेंट डालते हो, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपके पास आइसोमर है वो कौन सा है, वेदर इट इज सिस और ट्रांस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल मेथड में फर्स्ट है मेथड ऑफ साइक्लाइजेशन। मेथड ऑफ साइक्लाइजेशन में क्या है, अप्लाई टू विच आइदर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग रिंग, thus method based upon in which intermolecular reactions occur easily when the reactions group are close together। ठीक है, मतलब क्या है कि भी इसमें क्या करते हैं, हम कोई ऐसा रिएजेंट लेते हैं जिसमें साइक्लाइजेशन होती है, जिसमें क्या होता है कि रिएक्शन जब प्रोसीड करेगी तो कोई साइकिल, कोई रिंग बनेगी। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो होती हैं, ठीक है, उसमें हम साइक्लाइजेशन मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमने आइसोमर लिया है वो सिस था या ट्रांस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये फ्यूमेरिक एसिड है, दिस वन इज फ्यूमेरिक एसिड। आपने क्या किया, फ्यूमेरिक एसिड को हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, हीट करने से उसके अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर कन्वर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये है ट्रांस, जिसमें क्या है COH ग्रुप, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अब ये है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में क्या होता है, दोनों COOH ग्रुप जो होते हैं वो एक ही साइड पे होते हैं। मतलब ये क्या है, सिस फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब आप दोनों इसको हीट करते हैं, ठीक है, फिर आप इसको हीट करते हैं। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड जो है जब आप उसको हीट करते हैं तो ये जो रिएजेंट बन रहा है ये नहीं बनता। क्यों? क्योंकि दोनों COOH ग्रुप जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ट्रांस फॉर्म में हैं। जो ये फ्यूमेरिक एसिड है बहुत स्टेबल है, तो ईजिली ये ब्रेक नहीं करता। ब्रेक ना होने की वजह से इसमें जो ये दोनों COOH ग्रुप है ये आपस में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, बट इन द केस ऑफ मैलिक एसिड दिस इज सिस फॉर्म, both the COOH groups are one side। ठीक है, when you heat this isomer the intermolecular conversions take place। ठीक है, this COOH group है, दोनों में कन्वर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस वन कन्वर्ट इनटू द साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके पास जो आइसोमर था वो सिस या ट्रांस था। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मान लीजिए आपके पास फ्यूमेरिक एसिड है, मैलिक एसिड है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें साइक्लिक फॉर्म होते हैं, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं एंड पे जाके, तो वो तब बनती है जब जो आइसोमर है वो सिस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई आइसोमर है, ठीक है, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, आपको नहीं पता कि वो सिस है या ट्रांस है। ठीक है, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमिन करना है। ठीक है, तो आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, हीट करने से उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई साइक्लिक फॉर्म नहीं बनी, तो आप इजीली कह सकते हैं कि दिस वन आइसोमर इज इन द ट्रांस फॉर्म, बिकॉज इन द ट्रांस फॉर्म द टू ग्रुप्स that take place in the intermolecular conversion are far apart from each other। मतलब क्या है कि जो दो ग्रुप्स जिनके बीच में रिएक्शन होना था वो बहुत दूर दूर हैं, ट्रांसफॉर्म हैं, इसीलिए रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास सिस आइसोमर है, ठीक है, आपको नहीं पता आपके पास कौन सा आइसोमर है, आपने इसको हीट किया तो साइक्लिक कोई रिंग फॉर्म हो गई, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास आइसोमर था वो सिस फॉर्म में है। क्योंकि सिस फॉर्म जो होती है वो नॉन स्टेबल, अनस्टेबल फॉर्म होती है, उसमें दोनों जो ग्रुप्स होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, तो उनमें जो रिएक्शंस है वो ईजिली हो जाती है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द नोन कॉन्फ़िगरेशन, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द नोन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोन बनाते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, लाइक
हम आपके पास क्या है, आपके पास ट्राईक्लोरोक्रोटोनिक एसिड है, ठीक है। ट्राईक्लोरोक्रोटोनिक एसिड जो है वो ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है। जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस करते हो देन इट कन्वर्ट इनटू द ट्रांसफॉर्मेरिक एसिड, सेम कन्फिग्रेशन, जो कन्फिग्रेशन है वो सेम रह रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसकी रिडक्शन करते हो देन इट्स कन्वर्ट इनटू द कार्टोनिक एसिड हुज मेल्टिंग पॉइंट इज 72, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिडक्शन करने पे भी जो ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसकोटोनिक एसिड ही देती है, ठीक है। और उसकी हाइड्रोलाइसिस करने पे भी वो ट्रांसफॉर्म देती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिस लेते तो क्या बनना था, सिस बनना था। अगर हम यहाँ पे ट्रांस लेते हैं तो ट्रांस बनना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कन्फिग्रेशन, जो हमारी कन्फिग्रेशन है वो नॉन बना लेते हैं, ठीक है। बाय कन्वर्टिंग इनटू द नॉन कन्फिग्रेशन, मतलब क्या है कि आपके पास कोई आइसोमर है, ठीक है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देनी है, आपने उसकी रिडक्शन कर देनी है। तो हाइड्रोलाइसिस में अगर आपके पास निकल के सिस फॉर्म आती है तो आप उससे इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस रिएक्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होती, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो हमारे पास जो आइसोमर हमने जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट किया था वो भी सिस ही था, ठीक है। अगर आपके पास निकल के जो आफ्टर रिडक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस, ऐसे केसेस में, ऐसी रिएक्शंस में जिनमें कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, ठीक है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस आता है तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट था दैट आल्सो वाज इन द ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो अंडर द केस when conversion occurs and the configuration is same as in the product as the reactant, ठीक है। जो configuration है वो सेम है like as reactant है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन को डिटर्मिन करते हैं, फिर उससे आप रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन टू एल्काइंस। एडिशन टू एल्काइंस भी एक रिएक्शंस हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या होता है, हम अल्काइंस लेते हैं। अल्काइंस कौन से होते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उनको अल्काइंस कहते हैं, ठीक है। अल्काइंस की हम एडिशन करते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हम एडिशंस अल्काइंस में एडिशंस करते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको इसका, ये है गिग्नार्ड रीजेंट, ये आपने सुना होगा, इसको हम RCuMBr कहते हैं, ठीक है, जिसमें कॉपर मैग्नीशियम के साथ कोई हैलाइड आयन लगा होता है, ठीक है, साथ में कोई अल्काइल ग्रुप। ये आपने +2 में पढ़ा होगा गिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। जब आप अल्काइंस में गिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं देन इट्स कन्वर्ट इनटू द कम्प्लेक्स, दिस वन इज अ कम्प्लेक्स बन जाता है उसका, जो गिग्नार्ड रिएजेंट है ये इसमें ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद एक कम्प्लेक्स बन जाता है जिसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें RBr डालते हैं, मतलब कोई अदर अल्काइल ग्रुप ब्रोमीन के साथ डालते हैं, तो फिर क्या होता है, एंड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने अगर जो एंड पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो ऐसा बनता है कि आपने जब गिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करना है तो उसकी जो एडिशन होनी है वो सिन होनी है। सिन मतलब सिस, सिन एंड एंटी होते हैं ना, तो सिन मतलब सिस, कि जब भी आपने, अगर आपके पास कोई अल्काइंस टाइप का रिएजेंट है, ठीक है, आपको नहीं पता कि इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अल्काइंस, आपके पास कोई अल्काइंस टाइप का आइसोमर है, आपको नहीं पता कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, तो आप क्या करोगे, उसमें गिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो। जब आप गिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो हमेशा जो गिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो अल्काइंस के साथ सिन एडिशन करता है, ठीक है। सिन एडिशन करने के बाद जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, जब एंड पे रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें नोन होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें सिन एडिशन हुई है। सिन एडिशन होने के बाद जो ये अल्काइल ग्रुप है कहाँ लगा होगा, दोनों एक साइड पे लगे होते हैं, तो एंड पे जो प्रोडक्ट आता है उसके भी दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स है वो एक ही साइड पे होते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप दोनों एक साइड पे होते हैं, ठीक है, इसीलिए
मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाँ, ये देखिए, ये जो गिगनार्ड रीजेंट है ये ऐड हो गया है एक कार्बन के ऊपर, ठीक है, सिन एडिशन हुआ है, ठीक है। जब आप दूसरा अल्काइल ग्रुप डालोगे तो दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो एक ही साइड पे आएंगे, एंड पे जाके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी आएगी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में ली है। अगर आप स्टार्टिंग में सिस लेते तो एंड पे सिस बनता, अगर ट्रांस लेते तो ट्रांस बनता, क्योंकि एडिशन जो है वो एक ही साइड पे होनी है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जिसमें अल्काइंस होते हैं, तो अल्काइंस में जब आप एडिशंस करते हैं, गिगनार्ड रीजेंट डालते हैं, तो हमेशा जो है वो सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन होने से आप इजीली प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब एंड पे प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के आपने प्रोडक्ट में देख लेना है कि ये तो ऐसे बना हुआ है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि जो आपका अल्काइन था वो किस फॉर्म में था, ठीक है। तो इससे आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो अल्काइंस होते हैं वो सिन एडिशन करते हैं गिगनार्ड रीजेंट के साथ, ठीक है। सो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम रहती है, ठीक है। अगर ये सिस बनेगा तो यहाँ पे भी आपका जो आइसोमर है वो सिस था, ठीक है। नेक्स्ट है विटिक रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शन में क्या है, आपने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ऐड करना होता है फॉस्फोरस कार्बोनाइल डबल बॉन्ड कंपाउंड में, ठीक है। ये विटिक रिएक्शन है जो आप +2 में पढ़ के आए हैं, उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसकी ऐड किया जाता है फॉस्फोरस के साथ जो कार्बन का डबल बॉन्ड है ऐसे कंपाउंड्स में, ठीक है। जो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है इसमें, ठीक है। इंटरमीडिएट जो है वो उसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या है, साइक्लाइजेशन हो जाती है, सारा कुछ ये ऐड होके साइक्लिक फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद जो रिएक्शन जो फर्दर प्रोसीड करती है, तो उसके बाद जो एंड पे अल्काइल एल्कीन्स बनती हैं, C डबल बॉन्ड C जो कंपाउंड बनता है उसकी जो आइसोमराइजेशन होती है, उसका जो आइसोमर बनता है वो Z बनता है, ठीक है। अगर क्या आप जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें आप लिथियम ब्रोमाइड डाल देते हो, रिएक्शन को बीच में ही आप स्टॉप करके उसमें लिथियम ब्रोमाइड डाल देते हो, तो जो इंटरमीडिएट बनता है उसके बाद जो आइसोमर बनता है वो E बनता है। तो ऐसी रिएक्शंस में आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। जो आपके पास रिएक्टेंट था, ठीक है, उसमें कहाँ पे R लगा हुआ था, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने लिथियम ब्रोमाइड डाला है तो E आइसोमर बनता है, ठीक है। तो आप इजीली ऐसी रिएक्शंस में आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो रिएक्शंस है वो ऐसे चलेगी और उसमें जो प्रोडक्ट हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। अब इसमें रिएक्टेंट की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि जो तीनों के P के साथ जो 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं इसमें रिएक्टेंट की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऐसे केसेस में जिसमें रिएक्टेंट की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है लेकिन आपको प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन पता करनी है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अगर उसमें विटिक रिएक्शन लग रही है तो विटिक रिएक्शन से आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो हमारे पास एंड पे निकल के जो आइसोमर आ रहा है वो E है या Z है। अगर आपने रिएक्शन को बीच में स्टॉप कर दिया, उसमें लिथियम ब्रोमाइड डाल दिया, तो आपके पास जो आइसोमर बनेगा वो E बनेगा। अगर वो आपने रिएक्शन जो प्रोसीड करती है तो जो आइसोमर है वो Z बनेगा, ठीक है। तो हम इजीली ऐसे केसेस में आइसोमर्स की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको रिएक्टेंट की ही कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करनी है, आप प्रोडक्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप इंटरमीडिएट की कॉन्फ़िगरेशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास कोई आइसोमर है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे रिएक्शन का रिएक्टेंट है, ठीक है, उसकी आपने प्रेडिक्शन करनी है कि वो कौन सा आइसोमर है। तो कौन कौन से मैथड्स हैं इसमें, साइक्लाइजेशन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो उसमें क्या है, ट्रांस निकल के आते हैं, सिस में साइक्लेशन इजी होती है, ट्रांस में नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में आपको पता चल जाएगा कि जो आपका रिएक्टेंट था वो सिस फॉर्म में था, जो प्रोडक्ट बना है इसलिए प्रोडक्ट बना है। तो डिफरेंट मेथड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, फ्रॉम द 2 आइसोमर्स 1 आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. So we can easily resolve the optical active isomer and establish its configuration. The example is hexahydrothalic acid. Hexahydrothalic acid जो है अगर उसकी सिस फॉर्म है, ठीक है, सिस फॉर्म में क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। बट जो ट्रांसफॉर्म होती है
जो इसकी ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है क्योंकि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। तो सिस फॉर्म जो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें जो ये है ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे आइसोमर्स में आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये सिस है या ट्रांस है। इन्होंने एक एग्जांपल लेके दिखाई है कि जैसे देखिए आप हेक्सा हाइड्रोथैलिक एसिड है कि अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मान लीजिए आपने उसको प्लेन और उसने आपको लाइट के नीचे आपने रख दिया, आपके पास आइसोमर है, आपको नहीं पता है कि ये सिस है या ट्रांस है, आपने सिंपली उसको लाइट के आगे प्लेस कर देना है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो वो ट्रांस था, अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ तो वो सिस था। क्योंकि सिस में क्या होता है, ऐसे केसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिविटी के बेसिस पे भी आप किसी आइसोमर की कॉन्फ़िगरेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं कि उसकी जो आइसोमराइजेशन, उसका जो आइसोमर है वो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। वो कौन कौन सी होती है, डायपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सरे डायफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। ये हमने बहुत सिस एंड ट्रांस में डिस्कस भी किया था कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है एक्सटर्नल जो फोर्सेस होती हैं वो कार्बन कार्बन पे कितनी लग रही हैं। अगर कार्बन के दोनों कंपाउंड एक ही तरफ होंगे, सिस होगा, तो उसका जो डायपोल मोमेंट है उसकी कोई वैल्यू होगी। अगर ट्रांस हुआ तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट लगेंगी, एक ऊपर लगेगी एक नीचे लगेगी। तो जो ट्रांसफॉर्म्स होती हैं उसमें जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। तो डायपोल मोमेंट के बेसिस पे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास सिस है या ट्रांस है। ठीक है, ये मैंने आपको इलेबोरेट नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इसको खुद अपने नोट्स जो है बना लेने हैं। इसमें आपने इसको इन ब्रीफ आपने इसके नोट्स जो है वो लिख लेने हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि डायपोल मोमेंट के बेसिस पे हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, जो जितने भी सिस आइसोमर्स होते हैं जिनमें दोनों जो कंपाउंड एक तरफ होते हैं वो अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म होती है वो स्टेबल होती है, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होएगा उसको मेल्ट करवाना भी उतना ही मुश्किल होएगा। तो जो ट्रांसफॉर्म्स होती हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिस फॉर्म। सिस फॉर्म जो होती हैं वो अनस्टेबल फॉर्म होती हैं, जब आप इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो मेल्ट कर जाती हैं। तो सिस फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म से कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम फंडा है। जितना आप सिस फॉर्म जो है वो बहुत जल्दी बॉयल कर जाती हैं, वो जल्दी वो उड़ जाती हैं। जब आप इसको हीट करते हैं तो सिस फॉर्म जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक कर जाती है बीकर में से, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जल्दी आ जाता है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी में क्या है, अब देखिए जो ट्रांसफॉर्म है वो बहुत स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी बॉन्ड नहीं बनाती। जो सिस फॉर्म है वो अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, जब आप उसको किसी भी सोल्यूशन में डालोगे तो सिस फॉर्म जो है वो बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेती है। तो सिस फॉर्म क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म है वो तो वैसे ही तैयार है कि हाँ मैं कब ब्रेक करूँ। ठीक है, तो सिस फॉर्म जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी ऐसा ही चक्कर है कि उसमें से लाइट पास होती है। तो लाइट पास होने का ये होता है कि जो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं उनका एक बहुत अच्छा लैटिस होता है, उसमें से लाइट का जो पास करना है वो इतना ईजिली नहीं होता है एज कम्पेयर टू सिस। ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है ये आप रहने दो, ये बहुत हाई फाई टेक्निक्स हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप रहने दो, इसमें IR इंफ्रारेड होता है, उसमें अलग अलग पीक्स आती हैं। ठीक है, आपने ये इतना नहीं याद करना, ये सिर्फ आपने पॉइंट्स राइट डाउन कर लेने हैं। सिर्फ आपने डायपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी को ही एक्सप्लेन करना है। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सरे एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस को एक्सप्लेन नहीं करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक यू।